हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों, अगर आप अपने घर में प्लास्टर कराने की सोच रहे हैं तो आपको प्लास्टर करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर जान लेनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका प्लास्टर में कभी क्रैक नहीं आएगा और आपका प्लास्टर हमेशा के लिए मजबूत रहेगा। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका घर में प्लास्टर करने से पहले जो भी आपका दीवार उठाना है, ब्रिक वर्क करना है, वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। यानी जो भी आपका ब्रिक वर्क का काम हो, दीवार का काम हो, आपको पहले कंप्लीट करके और आपको आधी अधूरी दीवार नहीं छोड़नी है। और साथ में जो भी आपका दीवार है वो आपको साहुल सूत में एकदम सीधी होनी चाहिए। प्लास्टर शुरू करने से पहले आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि 5 से 7 दिन पहले आपको अपने दीवार पे तराई शुरू कर देनी चाहिए। 5 से 7 दिन अगर आप तराई करेंगे तो आपकी दीवार में नमी बरकरार रहेगी और आपकी दीवार प्रॉपर अच्छे से भींगी रहेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम पहले से अगर उसमें नमी नहीं रखेंगे और तराई अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा प्लास्टर मोर्टार में जो हमारा पानी होता है, यानी जो मसाले में हमारा पानी होता है, सीमेंट स्लरी होता है, वो हमारा दीवार सोख लेता है और हमारा प्लास्टर मजबूत नहीं होता है। अगले पॉइंट की बात कर ले तो प्लास्टर जब भी आप शुरू करने से पहले आपको अपने प्लास्टर का लेवल निकाल लेनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारा अंदर के हम दीवार पर प्लास्टर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर का जो दीवार है वो 12 mm मोटा यानी 12 mm थिक प्लास्टर रखना है। बाहर का अगर हम दीवार प्लास्टर करते हैं तो हमें 15 से 18 mm उसका थिकनेस रखना चाहिए। और अगर उससे मोटी प्लास्टर की बाहर की दीवार पे ज़रूरत हो तो आपको 2 कोट में प्लास्टर करनी चाहिए। अगर आप 2 कोट में प्लास्टर नहीं करेंगे तो वहाँ क्रैक आने का चांस रहता है। वहीं दोस्तों, अगर आप सीलिंग पे प्लास्टर कर रहे हैं तो सीलिंग की जो थिकनेस होती है वो 6 mm की आपको रखनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा ये है कि प्लास्टर करने से पहले आपको जो भी आप मोरम यानी सैंड आप यूज करते हैं वो सैंड को अच्छे से छनन यानी छान लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें बड़े बड़े बजरी आ जाती है जो प्लास्टर की फिनिशिंग बिगाड़ देती है, यानी प्लास्टर की स्मूथनेस नहीं आती है। साथ में सैंड में 6% से ज़्यादा सिल्ट नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है। वहीं बहुत लोग ये कहते हैं कि क्या हम रिवर सैंड से प्लास्टर कर सकते हैं, तो दोस्तों आप जो सैंड यूज कर रहे हैं वो आपको क्रश सैंड यूज करना है। आप जैसे यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं बहुत से लोग रिवर सैंड यूज करते हैं, तो मैं बता दूं कि आप कुछ रिवर सैंड क्रश सैंड में मिलाकर उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, उससे भी अच्छी फिनिशिंग आती है। अगले पॉइंट पे हम बात कर ले कि हमें सीमेंट का है, सीमेंट कैसा यूज करना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपको सीमेंट में के लिए आपको हमेशा पीपीसी सीमेंट यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है वो प्लास्टर में यूज करनी चाहिए, जो कि 33 ग्रेड का आता है। दोस्तों आपको ओपीसी सीमेंट यहाँ पे नहीं यूज करनी चाहिए प्लास्टर के लिए। सीमेंट में एक चीज़ और आपको देख लेनी है कि आपकी जो सीमेंट आप यूज कर रहे हैं वो 90 दिन से पुरानी ना हो, क्योंकि 90 दिन से पुरानी सीमेंट अपनी मजबूती स्ट्रेंथ खो देती है और प्लास्टर में क्रैक आने का चांस रहता है। अगला पॉइंट भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों कंक्रीट सरफेस जो हमारा होता है दीवार में, जैसे कि हमारा कॉलम या बीम होता है, तो कॉलम बीम पे आपको हाकिंग यानी टाचा मार लेनी चाहिए, कटिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप प्लेन सरफेस में वहाँ पे अगर प्लास्टर करेंगे तो वहाँ पे प्लास्टर पकड़ता नहीं है, और इसमें अगर आप कटिंग कर देंगे तो वहाँ पे प्लास्टर आसानी से पकड़ लेता है। और आप जब भी अपने बाहर की दीवार पे आप प्लास्टर करें तो वहाँ पे आप चाहे तो जैसे आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं छोटे छोटे बॉक्स जिसे हम ग्रुप भी बनाना कहते हैं, आप ग्रुप ज़रूर बना लें। क्योंकि ग्रुप बनाने से फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके दीवार पे प्लास्टर में कहीं क्रैक आता है तो अगर आप ग्रुप काटे रहते हैं तो उस उतना ही दूर में वो ग्रुप के दूरी पे ही फैलता है, आपके पूरे दीवार पे क्रैक नहीं जाने का चांस रहता है। तो अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो जो क्रैक है वो एक ग्रुप के ही अंदर रह जाएगा, जिसे आप आसानी से बाद में तोड़ के वहाँ रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप अपने दीवार पे प्लास्टर शुरू करें तो प्लास्टर करने से पहले आपको सीमेंट स्लरी, जिसे घोल भी बोलते हैं, घोल आपको मार देनी चाहिए। और जो घोल आपको बनानी है वो ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी करनी है कि जहाँ भी कंक्रीट का आपका सरफेस आ रहा है, जैसे कॉलम है, बीम है, तो वहाँ पे आपको सूखी सीमेंट अपने उस पे मार देनी है। क्योंकि जो हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर यानी जो हमारा सरफेस होता है वो हमारे वाटर को ऑब्जर्व नहीं करता है, जिससे वहाँ नमी नहीं बरकरार रहती है। तो आप घोल के ऊपर वहाँ सूखी सीमेंट मार देंगे, उसके बाद उस पर प्लास्टर आसानी से चिपक जाती है। अगले पॉइंट की बात कर ले तो कॉलम या बीम, मतलब जो भी हमारा कंक्रीट का सरफेस होता है, और ईंट के यानी हमारा ईंट का जो दीवार है जहाँ पे हमारा कॉलम बीम ज्वाइन होता है, वहाँ पे आपको मुर्गा जाली 8 इंच की चौड़ी वॉल और बीम के जॉइंट पे, या इलेक्ट्रिक या प्लम्बिंग का जो
जो भी आप वहाँ पे कंसील्ड पाइप डालते हैं उस पे मुर्गा जाली आपको अच्छे से लगा के उसको कील से फिक्स करके फिर आपको उस पे प्लास्टर करनी है। आपको मुर्गा जाली वहाँ लगाने से हमारा जॉइंट पे वहाँ पे क्रैक आने का चांस नहीं रहता है। बहुत सारी बिल्डिंगों में आप देखे होंगे कि ये छोटी सी गलती की वजह से ज़्यादातर जो हमारा क्रैक डेवलप होता है बिल्डिंगों में वो हमारे कॉलम और बीम के जो दीवार ईंट की दीवार के जॉइंट होता है वहीं पे क्रैक देखने को मिलता है। अगला पॉइंट भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों जब भी आप अपने प्लास्टर के लिए मसाला तैयार करें यानी प्लास्टर मोर्टार जो बनाएं वो उतना ही आपको लिमिट में बनाना चाहिए जितना कि आप उसको 1 घंटे में यूज कर सकते हैं। दोस्तों 1 घंटे बाद ये मसाला अपना स्ट्रेंथ खो देता है और हमारा प्लास्टर में वहाँ बाद में अगर हम यूज करते हैं तो उसमें हमारा स्ट्रेंथ खो देने से क्रैक आने का चांस रहता है। और जैसा आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लास्टर पे पपड़ी बन के वो गिरने लगता है तो उसका रीज़न भी यही होता है कि हम ज़्यादा देर का अगर मसाला यूज करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ वहाँ से ख़त्म हो जाता है और हमारा क्रैक वहाँ पे डेवलप होने लगता है। अगले पॉइंट की बात कर ले तो प्लास्टर के लिए आप जो भी मसाला तैयार करेंगे उसका रेशियो आपको 1:4 का या 1:5 का ही रखना चाहिए। एक चीज़ आपको और ख्याल रखनी है कि आप जब भी बाथरूम और किचन में अपना प्लास्टर कराएं तो आपको उसका जो दीवार का सरफेस होता है प्लास्टर का वो आपको कच्चा ही रखना होता है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि आगे इसमें टाइल लगाया जाए तो आपका जो प्लास्टर अगर आप स्मूथ कर देंगे तो फिर हमारा उस पर टाइल चिपकता नहीं है, इसलिए आपका जो सरफेस है वो आपको कच्चा ही रखना है। वहीं अगर आपको उस पर टाइल नहीं लगानी है, आपको पेंटिंग करनी है तो आप वहाँ पे स्मूथ सरफेस रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए कि आपके घर में जितने भी डोर्स और विंडोज फ्रेम होता है जो हमारे घरों में यूज होता है लगता है वो आपको जो है साहुल सूत में अच्छे से चेक करके या तब लगानी चाहिए। और जो आपको दीवार बनाते समय जो आप विंडो का फ्रेम यानी चौखट लगाते हैं या दरवाजे का फ्रेम लगाते हैं वो आपको कम से कम 10 से 12 mm बाहर ईंट से बाहर रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप उस पर दीवार पे प्लास्टर करेंगे 12 mm का तो फिर जो आपका डोर फ्रेम होगा वो आपके प्लास्टर से एकदम बराबर मिल जानी चाहिए। अगले पॉइंट की बात कर ले तो अगला पॉइंट हमारा यह है कि हम अपने बिल्डिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रिक का पाइप दौड़ाते हैं या फिर प्लम्बिंग लाइन जाती है जिसे हम कंसील्ड वायरिंग भी कहते हैं या कंसील्ड पाइप जो हमारे लगाते हैं वो होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे बोर्ड वगैरह भी हम अपने दीवार पे लगाते हैं, जैसे कि हमारा आप इलेक्ट्रिक का बोर्ड हो गया तो वो आपको प्लास्टर से पहले चेक कर लेनी चाहिए, उसकी हाइट चेक कर लेनी चाहिए कि वो सही से वहाँ लगा है कि नहीं। और जो भी आपकी प्लम्बिंग लाइन है वो भी आपको अच्छे से लेबल वगैरह उसका मिला लेनी है। और कहीं पे अगर आप अपने प्लम्बिंग लाइन फिटिंग के लिए ओपन छोड़े हैं तो आप वहाँ पे आप एंड कैप ज़रूर लगा लें, क्योंकि अगर आप एंड कैप नहीं लगाएंगे प्लास्टर के टाइम में उसमें मसाला चला जाएगा जिससे बाद में उसमें कनेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है और आपके पाइपलाइन में भी दिक्कत हो सकती है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जब भी आप अपना प्लास्टर कराएं उसके 24 घंटे के बाद ही उस पर तराई यानी क्यूरिंग कराएं। और आपको जो क्यूरिंग है वो कम से कम 7 दिन तक ज़रूर करनी चाहिए और आपको 7 दिन क्यूरिंग करने के बाद ही उस पर अपना पुट्टी या पेंट का काम स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है आपको समझ में आ गई होगी। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर आंसर आपको दूंगा। और दोस्तों मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।